हेलो फ्रेंड्स, आरवीओ प्रेप गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल को लेकर के है। हाल ही में सरकार ने इसमें एक प्रोविज़न डाला था इस रूल के तहत कि जो कंटेंट के ऑरिजिनेटर हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी होगा यदि कोई जुडिशियल ऑर्डर आता है या फिर सेक्शन 69 के तहत कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको इशू कर देती है। सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कई बार ये न्यूज़ में होता है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर किया है इस रूल के अगेंस्ट। उसका कहना है कि यह रूल कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अगेंस्ट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को यह वायलेट करता है और आर्टिकल 19 राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट भी है ये, क्योंकि जहाँ कंटेंट ओरिजिनेटर को ट्रेस करना मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर लोग जो हैं अपनी बात को व्हाट्सएप पे डालने से पहले डरेंगे। एक्चुअल में अभी के समय में जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। कई बार हम ये चीज़ व्हाट्सएप के चैट में लिखा हुआ देखते भी हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर के अलावा बीच में कोई भी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन जनरेटर पढ़ सकता है और रिसीवर, कोई हैकर नहीं कर सकता। व्हाट्सएप खुद भी बीच में नहीं पढ़ सकता। बट अब ये मैंडेटरी हो गया है कि एक ऑप्शन ओपन होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर कंटेंट के ओरिजिनेटर को ट्रेस किया जा सके। हाल ही में ट्विटर भी सुर्खियों में था कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को अभी तक उसने लागू नहीं किया है। अब सरकार के इस प्रोविज़न के सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट्स हैं कि आर्टिकल 19 को ये वायलेट नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 19(2) के प्रोविज़न के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखने की बात की गई है और सरकार ने इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल किया है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया जाए, बस वह ये चाहती है कि एक रास्ता ओपन हो कि ऑरिजिनेटर को ट्रेस किया जा सके। और यह प्रोविज़न विल बी जस्ट अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब सारे रास्ते इन्वेस्टिगेशन के बंद हो जाएंगे तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं है अकेली जो इसको लागू कर रही है। ग्लोबली इसको लेकर के, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को लेकर के कंसर्न रेज किए गए हैं। कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो काफ़ी मेजर कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन तक ने कहा है कि ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव इंक्रिप्शन ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी के लिए, ताकि साइबर क्राइम ना हो। इंडिविजुअल प्राइवेसी के लिए भी ज़रूरी है कि लोग निडर होकर के अपनी बात को रख सकें। पर टेररिस्ट और क्रिमिनल्स इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था, उरी में अटैक हुआ था, तो जो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे टेररिस्ट लोग, तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड था। गवर्नमेंट, उनका यह कहना है कि गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि वह इस इनक्रिप्टेड डेटा को लीगली एक्सेस कर सके। दूसरा न्यूज़ फेम 2 को लेकर के है। फेम 2 इज़ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फ्रेम 1। फ्रेम 2 जो है पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का मेन मकसद ये है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगों की पहली पसंद बने। इसलिए पहली पसंद बने क्योंकि इनसे जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है वो ना के बराबर है। इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल व्हीकल्स जैसे पॉल्यूट करते हैं उस तरीके से इनसे नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है मेंस में। सरकार ने फेम 2 के तहत फोकस किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पहले इलेक्ट्रीफाइड हों। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेन टारगेट इसलिए रखा क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ हो रहा है। जैसे रेलवे हुआ, मेट्रोज़ हुए, बसेस हुई, 3 व्हीलर्स हुए और ओला हुआ 4 व्हीलर, उबर वगैरह वगैरह।
और दूसरी बात ये भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फोकस करने की, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। महंगे होने का मुख्य कारण है उनकी बैटरी महंगी है, उनका इंजन महंगा है। सरकार ने टू व्हीलर सेगमेंट में प्राइवेट व्हीकल को फोकस किया है, बाकी किसी सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर को उतना फोकस नहीं किया है। टू व्हीलर पे प्राइवेट सेक्टर को फोकस करने का रीज़न वेरी ऑब्वियस है कि टू व्हीलर्स सब प्राइवेट ही हैं। अभी इन्हें पब्लिक रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ सिस्टम खुला नहीं है, जबकि हमारे पास रैपिडो हैं, ओला बाइक्स हैं, बट फिर भी दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज प्राइवेट व्हीकल्स हो जाएं। उस साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो कदम कदम पर। पेट्रोल व्हीकल्स का क्या है, तेल ख़त्म हो गया, टैंक में किसी भी इसमें जा कर के फ्यूल भरवा लिया और तुरंत फिर अपने काम पे चल दिए। कुछ ही मिनटों में तेल भरा जाता है, कुछ ही मिनटों में वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें चार्ज होने में समय लगता है। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उनको ठीक ठाक चार्ज होने में 10 से 20 मिनट का समय लग जाता है कि वो कुछ किलोमीटर चल जाए। ऐसे में लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। सबसे पहले दिक्कत आती है सॉकेट को निकाल करके ढूंढो कहीं कोई चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं है। ज़्यादातर जगह में तो है ही नहीं, और उसके बाद फिर चार्जिंग का इंतज़ार करो। खैर, सरकार ने अभी एक नया प्रोविज़न लाया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में भी था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंसेंटिव था उसको डबल कर दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया। 7,000 समथिंग सब्सिडी दी जा रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसे बढ़ा करके 15,000 सब्सिडी कर दिया पर किलोवाट। दिस रेट इज़ बेस्ड अपॉन किलोवाट आवर्स। यदि 1 किलोवाट आवर्स का है तो 15,000 सब्सिडी होगा, 2 किलोवाट आवर्स का है तो 30,000 सब्सिडी होगा, एंड ऑनवर्ड्स वैसे ही चलेगा। इससे इन्वायरमेंट बेनिफिट तो है ही, ग्लोबल वार्मिंग पे पॉल्यूशन कम होगा और इसका सीधा असर हमारे हेल्थ पर भी होगा। दिल्ली पॉल्यूशन की हम बात कर लें, हर साल न्यूज़ में रहता है, खासकर विंटर के समय में वहाँ पर देखना मुश्किल हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। हार्ट अटैक के केसेस, लंग्स प्रॉब्लम, कहा जाता है कि वहाँ के बच्चों का लंग्स, ज़्यादातर बच्चों का लंग्स नॉर्मल नहीं है। इससे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो मेनली क्रूड ऑयल इंपोर्ट की वजह से है, जो कि इसको प्रमोशन देने से ऑटोमेटिक कम होगा, और गोल्ड की भी वजह से है। और करेंसी के डिवैल्यूएशन का जो होना है वो भी कंट्रोल में आएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और डिवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन होता ही है। इस सब्सिडी को लेके कुछ कंसर्न भी रेज़ किए गए हैं जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जल्दी कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। क्राइसिल का कहना है कि 95% ई स्कूटर्स जो हैं इस स्कीम को एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। एलिजिबिलिटी इसका है कि टॉप स्पीड इसका 40 किलोमीटर पर आवर मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम एक चार्जिंग के बाद जो इसका रेंज होना चाहिए वो 80 किलोमीटर्स होना चाहिए। 80 किलोमीटर वाला जो रेंज है इसको फुलफ़िल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो बैटरीज़ हैं वो काफ़ी महंगी हैं और ज़्यादातर कम्यूटर्स की ज़रूरत 80 किलोमीटर पर डे की होती भी नहीं है। खैर, तो सरकार को वे फॉरवर्ड में हम ये लिख सकते हैं कि सरकार को इस सब्सिडी नॉर्म्स का जो थ्रेशोल्ड है इसको कम करना चाहिए। 80 किलोमीटर काफ़ी हाई है, 40 या 60 किलोमीटर करना चाहिए, और रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि बैटरी की नई टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड हो, चाहे अल्टरनेटिव बैटरीज की केमिस्ट्रीज हमें मिले, इसका अल्टीमेटली कॉस्ट कट हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो इंजन्स का कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई है, उसका कॉस्ट कट हो, तभी ये व्हीकल्स अफोर्डेबल हो पाएंगे, और तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेड ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।